नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, हाल ही में मिस्र में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स के ऊपर और इसे अरबी की सबसे पहली फ़िल्म करार दिया जा रहा है। लेकिन इस फ़िल्म का जो प्लॉट है, इस फ़िल्म की जो कंस्ट्रक्शन की गई है, इसे जिस तरह से फिल्माया गया है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और इस्लामी अक़दार के ऊपर सीधी सीधी एक बहुत बड़ी यलगार है। नाज़रीन, उस फिल्म में ये दिखाया गया है, शराब पीना दिखाया गया है, उसमें हमजिन्स परस्ती दिखाई गई है। उस फिल्म में नाज़रीन मुआशके, शादीशुदा लोगों के मुआशके दिखाए गए हैं। इसके अलावा उसमें ये दिखाया गया है कि एक खातून है जिनका नाम है मुन्ना ज़की, वो उसमें जो अपना ज़ेर जामा है वो तक उतार देती हैं। वो बहुत ज़्यादा फाश लिबास पहनती हैं। मुख्तलिफ करैक्टर जो हैं वो आपस में मिल बैठ के जो जिनसी अमल होता है, जो सेक्स होता है, उसके ऊपर डिबेट करते हैं, एक दूसरे के तासुरात लेते हैं। ये चीज़ उसमें दिखाई गई है। मज़ीद नाज़रीन, उसमें सीन ये होता है कि कुछ दोस्त मिलके बैठे होते हैं, उनमें से एक दोस्त उठता है, उन सब के फ़ोन कलेक्ट कर लेता है, उनके फ़ोन कलेक्ट करके फिर वो एक टेबल के ऊपर रख दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि आप में से कोई भी अब अपना फ़ोन नहीं उठाएगा, कुछ भी प्राइवेट नहीं है और जो कुछ भी होगा आज सब देखेंगे। तो फिर नाज़रीन बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, उन लड़कों की गर्लफ्रेंड्स के टेक्स्ट आते हैं, उनकी माशूकों के टेक्स्ट आते हैं, जिन्हें सब फिर मिल के बैठ के पढ़ते हैं और सब के भांडे वहाँ पर फूट जाते हैं। तो नाज़रीन इस तरह की ये सारी चीज़ें उस फिल्म में दिखाई गई हैं। इस फिल्म को डेयरेस्ट फ्रेंड का नाम दिया गया है। तो नाज़रीन ये जितनी भी उसमें आप इन्हें तालीमात कह लें, ये जितनी भी उसमें तालीमात दिखाई गई हैं, ये जितना भी उसमें सबक पढ़ाए गए हैं, ये वो सबक हैं जो मगरिब में एप्लीकेबल है। ये वो सबक है कि जो अमेरिका में चल सकता है, यूरोप में चल सकता है, ऑस्ट्रेलिया में चल सकता है, न्यूजीलैंड में चल सकता है, यूके में चल सकता है। लेकिन ये वो सबक, वो तालीमात और वो इक़दार नहीं है कि जो मशरक़ में एप्लीकेबल हो। और अगर इसी तरह की मज़ीद फ़िल्में आना शुरू हो गई और नेटफ्लिक्स के ऊपर पहली फ़िल्म ही अरबी में इस तरह की आई और मज़ीद इस तरह की फ़िल्में अगर आती हैं तो आप खुद सोचें कि हमारे जवानों का क्या हाल होगा। नाज़रीन ये वो चीज़ें होती हैं, अगर हम ऐसी फ़िल्में देखेंगे तो एक नौजवान अगर ये फ़िल्म देख रहा है, एक कम्युनिटी अगर इसे फ़िल्म देख रही है, तो वो अगर अपने आप को ये बात समझा भी ले कि मैंने इन जैसा नहीं बनना और मैं ये सिर्फ देखने की हद तक है और मैं बस अपनी थोड़े से लम्हे के लिए अपने आप को इंटरटेन कर रहा हूँ, तो ये बात सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं रहती है। बातें सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं और फिर आप इनवॉलंटरी वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, लाशऊरी तौर पर वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं और आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप कहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अगर नाज़रीन ये हमारे नौजवानों को इन किस्म के कामों पे लगा देंगे और अगर पूरे मिडिल ईस्ट के सभी मुसलमान ममालिक के सभी नौजवान इस तरह की फ़िल्में देखना शुरू कर देंगे और इस तरह का कंटेंट देखेंगे और उनकी ज़िंदगियों में अगर इस्लाम ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो हमारी शनाख्त ही ख़त्म हो गई। तो इस फिल्म के ऊपर नाज़रीन मिस्र के अंदर बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। मामला पार्लिमान तक पहुँच गया है। राइट विंग और लेफ्ट विंग के दरमियान इस मामले के ऊपर बड़ी जंग शुरू हो गई है। कुछ नाज़रीन जो क़दामत पसंद है मिस्र के, वो तो इस जो मूवी है इसके सख्त खिलाफ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि मिस्र के बहुत सारे अदाकारों ने भी इस फिल्म की मजम्मत की है। नाज़रीन मुस्तफ़ा बाकरी मिस्र के रुकने पार्लियामेंट भी हैं और ये एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी हैं। इन्होंने भी इस फिल्म की भरपूर मजम्मत की है, जबकि जो लेफ्ट विंग वाले बंदे हैं, वो जो सुर्खे हैं और जो लिबरल्स हैं, वो इस फिल्म की फेवर में आके बैठ गए हैं, इसकी भरपूर सताइश कर रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये आज़ादी के ऊपर कदगन है, ये कदामत पसंद सोच है, इन फिल्मों को थिएटर्स में चलना चाहिए, सिनेमा हॉल्स में चलना चाहिए। जिस बंदे का दिल करता है वो जाके देखे, जिसने नहीं देखना वो कमरे में बैठे और इसके ऊपर सवाल जवाब शुरू ना किए जाएँ और इसके ऊपर जनाब जो है वो कदगन ना लगाया जाए। तो खैर नाज़रीन ये एक डिबेट चल रही है और इस फिल्म का नेटफ्लिक्स के ऊपर आना और वो भी अरबी की सबसे पहली फिल्म और उसके अंदर इस तरह का कंटेंट होना, हमजिन्स परस्ती, शराब, शादीशुदा लोगों के मुआशके और उस लड़की का ज़ेर जामा अंडरवेयर उतारना और फिर उसमें नौजवानों का एक दूसरे के साथ मिलकर सेक्स के ऊपर बातें करना, तबादला ख्याल करना, अपनी बातचीत करना और फिर सब के मोबाइल कलेक्ट करके उन सब के भांडे फोड़ना। तो ये नाज़रीन वो चीज़ें हैं कि जो हमारी इक़दार जिसकी इजाज़त नहीं देती, हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, हमारी रिवायात इस बात की इजाज़त नहीं देती और ये नाज़रीन वो चीज़ें हैं कि जो मगरिब में एप्लीकेबल हैं। और अगर इन्होंने हमारे ममालिक का रुख कर लिया तो फिर यकीन जाने सिर्फ एक अशरे के अंदर अंदर हम अपनी शनाख्त खो देंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि ईरान और अमेरिका से मुतल्लिक है। नाज़रीन ईरान और अमेरिका के ऑस्ट्रिया के अंदर वियना में पीस टॉक्स चल रही हैं, न्यूक्लियर पीस टॉक्स हो रही हैं। उस मामले में बहुत सारी पेशरफ्त हो चुकी है। ईरान और अमेरिका दोनों इस मामले में बड़ी लचक का मुजाहरा कर रहे हैं, जिससे जाहिर ये होता है कि हर सूरत जो है ईरान और अमेरिका का कोई ना कोई मुआहदा तय पा जाएगा। अब इस मामले के ऊपर नाज़रीन ईरान ने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि ये जो रिचर्ड नेफ्यू नाम का बंदा है और इसके जो 2 सब ऑर्डिनेट हैं, यानी कुल मिला के 3 बंदे, रिचर्ड नेफ्यू और उसके 2 सब ऑर्डिनेट 3 बंदे, ये वो 3 बंदे हैं कि जो नहीं चाहते कि ईरान और अमेरिका
کی نیوکلیئر پیس ٹاکس سکسیسفل ہو چکے ہیں، اور ایران نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ زائونسٹ ہیں، یہ سونی ہیں، یہ اسرائیل کے لابیسٹ بندے ہیں۔ اور مزید ناظرین، ایران کا کہنا تھا کہ یہی وہ 3 بندے ہیں کہ جنہوں نے 2015 میں ہمارے اوپر بڑی سخت شرائط لاگو کی تھیں، اور اس کے بعد پھر جو سیکشنز دوبارہ اس 2018 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے سے یک طرفہ طور پر نکل گیا، اور اس کے بعد پھر ایران کے اوپر جو سینکشنز لگائی گئیں، ان سینکشنز کے لگانے میں بھی ان 3 لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے ایران کو دبانے کی، کیونکہ یہ اسرائیل کے بہت سگے ہیں، اسرائیل کی لابی کے بندے ہیں، زائونسٹ ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ سنی قسم کے یہودی ہیں۔ تو اس لیے ایران نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ بھئی ان 3 بندوں کو نکالو، اگر یہ 3 بندے یہاں پر رہے تو آپ کی اور ہماری جو پیس ٹاکس ہیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، جو بائیڈن نے ایران کے ان تحفظات کا خیر مقدم کیا ہے، اور ان 3 لوگوں کو کہ جنہوں نے ایران کے اوپر سینکشنز لگانی تھی اور وہ سارا ڈرافٹ انہوں نے تیار کرنا تھا، جو بائیڈن نے ان 3 لوگوں کو اس میٹنگ سے، اس کیبنٹ سے ناظرین فارغ کر دیا ہے، اور ان سے استعفے لے لیے گئے ہیں۔ اس کے اوپر ناظرین جو بائیڈن کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، انہیں بڑا بلا بھلا کہا گیا، لیکن جو بائیڈن نے کسی کا پریشر نہیں لیا، کسی کی بات کو کوئی فقط اور اہمیت نہیں دی، اور چپ چاپ ان 3 بندوں کو نکال دیا گیا۔ اب ناظرین، ایران کو اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف ایران نے اسی ہفتے اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا ہے چائنا، اور چائنا اور ایران کی بہت بڑی ٹریڈ ڈیل فائنل ہوئی ہے، جس کے تحت چائنا نے ایران میں انفراسٹرکچر بلڈ کرنا ہے، جبکہ ایران نے بدلے میں چائنا کو تیل دینا ہے۔ تو اب ناظرین مزید یہ بھی آپ سن لیں کہ یہ جو ساری ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے یہ مقامی کرنسی میں ہوئی ہے، یعنی یہ ڈالر میں ڈیل طے نہیں پائی ہے۔ اور دوسری طرف ابراہیم رئیسی وزٹ کرتے ہیں رشیا کا، رشیا کے وزٹ کے دوران بھی ٹریڈ ڈیلز ہوتی ہیں، وہاں پر وہ مساجد میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں، روس کے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہیں، وہاں پر وہ امریکہ کو دھمکیاں دیتے ہیں، ان دھمکیوں کے اوپر پورے روس کے پارلیمنٹ میں تالیاں بجتی ہیں۔ پیوٹن اور ابراہیم رئیسی کی آپس میں 1 on 1 ملاقات ہوتی ہے، اس میٹنگ کا دورانیہ 3 گھنٹے تک رہتا ہے۔ تو ناظرین، امریکہ نے تو ایران کو دیوار کے ساتھ اس لیے لگایا تھا تاکہ ایران کو نقصان ہو، اسے مالی بحران کا سامنا کرنا پڑے، اور امریکہ کو اس سے فائدہ ہو، لیکن ناظرین ایران کو دیوار کے ساتھ لگانے کا الٹا نقصان امریکہ کو ہو رہا ہے، کہ بھی ایران تو اسی طرح اپنی ٹریڈ ڈیل چائنا کے ساتھ بھی چلا رہا ہے، رشیا کے ساتھ بھی چلا رہا ہے، رشیا اور چائنا اس بات کا بالکل بھی کوئی اثر نہیں لے رہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ ٹریڈ کی صورت میں ہمیں بھی کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو چائنا بھی ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے امریکی پابندیوں کے باوجود، اور رشیا بھی ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے امریکی پابندیوں کے باوجود۔ تو ناظرین، یہاں پر جو بائیڈن دیکھ رہا ہے کہ ہم ایران کو جتنا دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، اس کا اتنا فائدہ ایران کو ہو رہا ہے اور امریکہ کے بڑے دشمنوں کو ہو رہا ہے، تو اس لیے ناظرین انہوں نے ایران کے لیے تھوڑی سی اسپیس پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اسی قسم کے خدشات جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے بھی ظاہر کر رہے تھے کہ اگر پاکستان کا گلا دبانے کی کوشش کریں گے تو اس صورت میں پاکستان بھی چائنا اور رشین بلاک کی طرف بہت زیادہ جھک جائے گا، جو کہ امریکہ کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان کے لیے بھی امریکہ جو ہے وہ اسپیس پیدا کرے گا، اور اسی طرح کی اسپیس جو ہے وہ اب ایران کے لیے بھی پیدا کی جا رہی ہے۔ اور حالیہ جو 3 بندے جو بائیڈن نے نکالے ہیں، جس میں رچرڈ نیفی اور اس کے 2 سب آرڈینیٹ شامل ہیں، انہوں نے نکالنا بھی ناظرین اسی ہدف کا حصہ ہے۔ ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ایسی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔